नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी। और नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आता है पालनपुर गांव की कहानी। तो आपको मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, आपको पहले मैं पूरा बुक को रीड करके थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। उसके बाद आपको जो इसका कंसेप्ट पूरा निकलता है, उसके बाद हम इसका 5 मिनट का वीडियो बनाकर आपको टोटल डिस्कस करा देंगे क्या क्या निकला। तो सबसे पहले इस बुक को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पालनपुर गांव की कहानी में क्या कहा गया है और कहाँ से क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम लोग हाईलाइट भी करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पालनपुर गांव की कहानी। इस कहानी का अवलोकन मतलब इस कहानी का उद्देश्य क्या है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालनपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। यानी जो आपका पालनपुर है वो कोई गांव नहीं है, लेकिन हम उसे इमेजिन कर रहे हैं, काल्पनिक कर रहे हैं कि कोई गांव का नाम पालनपुर है। और इसी पालनपुर के से हम इस कहानी को पूरी तरह से एक गांव, जैसे आप कोई भी गांव को इमेजिन करते हैं उसी तरह से आप ये रियल गांव नहीं है, लेकिन इसको गांव मान के हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें क्या क्या आगे कहा गया सब चीजों को एकदम बारीकी तरीका से समझने की काम करेंगे। तो यहाँ पे पालनपुर गांव की खेती का मुख्य क्रिया, यानी जो पालनपुर गांव है, पालनपुर गांव की यहाँ की जो मुख्य है खेती की क्रिया है। पालनपुर गांव में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रिया हैं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन। इसके अलावा आपका लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी और परिवहन आदि सीमित स्तर पे की जाती है। यानी सीमित स्तर पे की जाती है, यानी आप ये समझे यहाँ से कि पालनपुर में जो अधिक मात्रा में होता है वो खेती होता है, उसके बाद लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी या फिर परिवहन होता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर कहीं भी कोई काम हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ संसाधन की आवश्यकता तो होता ही होता है। तो यहाँ पे यह बोला गया है कि यहाँ पे जब खेती होता है या लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी या परिवहन या सीमित स्तर पे कुछ भी होता है तो संसाधन की आवश्यकता होता है। तथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। संसाधन में आपका प्राकृतिक संसाधन हो या फिर मानव निर्मित वस्तु हो या मानव प्रयास हो या मुद्रा हो, यदि संसाधनों की आवश्यकता होती है। पालनपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव के इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए मतलब किस प्रकार से संसाधन को संयोजित किया जाता है, इसका परिचय की अगर बात करें, चलिए परिचय पढ़ते हैं। मतलब इस कहानी का एक परिचय अब पढ़ते हैं। वो था उद्देश्य हमने पढ़ा, अब परिचय पढ़ते हैं। पालनपुर पालनपुर आसपास के पड़ोसी गांव, पालनपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा है। यानी जो पालनपुर गांव है वो अपने आसपास के गांवों से भी भली भांति जुड़ा हुआ है। उसमें से एक बड़ा गांव है रायगंज। बड़ा गांव यानी बीच उच में होगा, यानी सबसे बीच में बड़ा गांव एक है रायगंज। वो पालनपुर से
3 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव से रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। यानी पालनपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज या उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों से जोड़ता है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ी, भैंस बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन चलते हैं। मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। अब आप ही सोचो, अगर कहीं आपके गांव में सड़क है तो सड़क पे क्या चल सकता है? सड़क पे तो मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, कार, साइकिल, बस, बग्गी, बैलगाड़ी, यही सब तो चल सकता है। तो यहाँ वही बोला जा रहा है कि गांव से सड़क जुड़ा हुआ है एक बड़े गांव से जो रायगंज है, और रायगंज से भी और अन्य छोटे कस्बों शाहपुर जुड़ा हुआ है। तो आप उस मार्ग का प्रयोग करके गुड़ एवं अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, यानी कुछ भी लदा हुआ हो, और यहाँ से वहां आप जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार है। यानी जो पालनपुर है, पालनपुर में यहाँ पे जो है पालनपुर में लगभग 450 परिवार रहते हैं। पालनपुर गांव में 400 परिवार रहते हैं और विभिन्न जातियों के रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के लिए उच्च जाति, यानी गांव में जो है उच्च जाति भी है और अनुसूचित जाति भी है। तो यहाँ पे उच्च जाति की जो जनसंख्या है, यानी भूमि जिसके पास ज्यादा रहता है तो उसी को उच्च जाति के नाम से पुकारा जा रहा है। तो भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार, उनके मकान जिसमें से कुछ बहुत बड़े ईंटे के, कुछ बड़े हैं, जिनमें से कुछ बड़े हैं ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। यानी जो मकान है वो बहुत बड़े हैं और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। और वहीं अनुसूचित जाति यानी यहाँ पे अगर बात करें, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। 1/3 है, यानी आपका 1/3 यानी 450 का 1/3 का अगर बात करें तो 150 लोग यहाँ पे अनुसूचित जाति है। वे गांव के एक काफी कोने घरों में रहते हैं, यानी एक कोना में अनुसूचित जाति लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ मिट्टी और फूस के घरे बने होते हैं, जिनमें कुछ यानी जो दलित जाति है तो उसके पास मिट्टी और फूस के घर हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। हाँ, बिजली की अगर बात करें तो अधिकांश घरों में, यानी आप यहाँ से ये चीज कह सकते हैं अधिकांश, यानी हर घर में नहीं लेकिन अधिकांश घर में बिजली है। खेतों में सभी नलकूपों से बिजली चलाते हैं। जो खेत में पटाने के लिए होता है वो नलकूपों से बिजली लेते हैं। जो खेत में है वो नलकूपों का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो खेत पटाते हैं वो बिजली से पटाते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालनपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। पालनपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल भी है। यानी इस गांव में, जो हम पालनपुर गांव माने हैं, इस गांव में 2 विद्यालय हैं प्राथमिक, यानी जो 1 से 5 तक होता है।
और वहीं एक हाई स्कूल भी है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है, रोगियों का उपचार किया जाता है। अब जहां स्वास्थ्य केंद्र होगा वहां क्या होगा, रोगियों का तो ही उपचार होगा, और कुछ भी तो नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ से आप पूरी तरह से क्या समझे? एक गांव है, गांव में कुछ 450 परिवार रहते हैं, उसमें कुछ उच्च स्वामी के जाति हैं, कुछ अनुसूचित जाति हैं, और उनमें से कुछ में 1/3 में दलित रहते हैं। और वहीं अगर बात करें तो कुछ में उच्च स्वामी के परिवार रहते हैं, तो जो उच्च स्वामी के हैं वो ईंट और सीमेंट के बड़े बड़े घर हैं। तो इस तरह से रायगंज आपका बड़े शहर हुआ। वहीं पालनपुर गांव से छोटे छोटे कस्बों जुड़े हुए हैं। बस इसका यही अर्थ हुआ इतना का। तो आगे देखिए क्या है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है, उपयुक्त विवरण से पालनपुर में सड़कों, परिवहन साधनों और बिजली, सिंचाई और विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र जैसे विकसित तंत्र हैं। यानी पालनपुर में परिवहन साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पर्याप्त तंत्र विकसित है। आपने ऊपर देखा, सुविधा की तुलना अपने निकट गांवों से सुविधाओं को कीजिए। यानी आप ये जो सुविधा आप अपने गांवों से तुलना कीजिए कि आपके गांव में है या नहीं है। एक काल्पनिक गांव पालनपुर, एक काल्पनिक गांव पालनपुर की कहानी से हमें किसी गांव से विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती की उत्पादन प्रमुख गतिविधि है, यानी यहाँ जो है खेती की उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अन्न उत्पादन में जिन्हें गैर क्रियाएं कहा जाता है, गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। यानी अगर बात करें उत्पादन गतिविधियों में गैर क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। यानी खेती के छोड़ को आप जो भी है इधर लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि गैर कृषि में आता है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार के क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन, यहाँ पे हम थोड़ा सा बोलेंगे जैसे कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है? संसाधनों के आवंटन का उपयोग का अध्ययन। यहाँ पे उत्पादन की बात करें तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। जैसे कोई भी चीज उत्पादन के लिए आपको 4 चीजें आवश्यक है। और आवश्यक क्या क्या हो सकता है? जैसे उत्पादक के लिए क्या आवश्यकता हो सकता है? उत्पादक के लिए देखिए 4 चीज एकदम आप सरल आंख मूंद के दे। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। उत्पादक के लिए, उत्पादक संगठन के लिए कौन कौन सी 4 चीजें आवश्यक है? तो आपको याद रखना होगा, पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन। और इसी चारों चीज को नीचे दिया गया है, जो आपको एक एक करके पढ़ना है और समझना है। तो क्या चाहिए उत्पादक को? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। और अगर ये चारों चीजें मिल जाती है, यानी आपको भूमि यहाँ पे दिया हुआ है, भूमि, पूंजी, श्रम और उसके बाद संगठन। अगर ये चारों चीज आपके पास है, हम नीचे पढ़ेंगे चारों चीज में तो है, तो आप
उत्पादन का संगठन बना सकते हैं। और उत्पादन के संगठन के लिए ये चारों चीजों अति आवश्यक है। तो चलिए हम नीचे विस्तार करते हैं, उसके बाद हम एक बार में आपको इसके बारे में बता देंगे कि इसका क्या है सारांश। तो यहाँ पे पहली आवश्यकता भूमि होगी, यानी उत्पादन संगठन के लिए सबसे पहले भूमि होगी एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन। अन्य प्राकृतिक संसाधन में जैसे कि आपको यहाँ पे जल वन खनिज, यानी भूमि होगी तो उसमें आपको पहले से है जल वन खनिज, उसमें आपको अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भूमि जब मिला आपको तो जल वन खनिज आपको वहां पे मिल गया। वहीं दूसरी आवश्यकता श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे, यानी जो लोग मजदूर जैसे लेबर, कोई भी फैक्ट्री में लेबर जाता तो उसको श्रम कहते हैं। तो वहां जो काम करेंगे वही श्रम कहलाता है। कुछ लोग उत्पादन की क्रिया में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों के, अगर जहाँ पे फैक्ट्री है जहाँ पे सावधानी पूर्वक कुछ चीजें चलाने, तो कहीं कहीं पे थोड़ा ज्यादा पढ़े हुए लोगों की जरूरत पड़ता है, ताकि अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से उस जैसे फैक्ट्री चलाना है तो अच्छे से पढ़ के डिटेल्स और मशीन को चला सके। यानी दूसरी क्रियाओं में शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है, और दूसरी क्रिया में शारीरिक कार्य करने की श्रमिकों की जरूरत होती है। जैसे कि कोई ऐसा काम रहता है जो पढ़े लिखे नहीं, कुछ मजबूत लोगों की भी जरूरत पड़ता है, जहां पे पढ़े हुए ना लेकिन मजबूत श्रमिकों की जरूरत पड़ता है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम, आप किसी अगर फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ मजदूरी के रूप में आपको देगा, तो वही श्रम प्रदान करता है। यानी आप अगर किसी भी फैक्ट्री में कुछ काम करेंगे लेबर के रूप में, तो आपको उसके बदले आपको मजदूरी देगा। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी, यानी पूंजी अर्थात उत्पादन के लिए भौतिक पूंजी, यानी पूंजी अर्थात उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षा की गई आगत। आप क्या समझते हैं भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मद्दे आती हैं? यानी पूंजी, देखिए पूंजी के अंतर्गत अगर बात कीजिएगा तो आप औजार, मशीन, भवन, औजार और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, यानी अगर बात करें यहाँ पे औजार, मशीन, भवन, औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधन औजार, किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार और मशीन भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप जैसे कि जनरेटर लाएं या टरबाइन लाए या कंप्यूटर लाएं या किसान हल लाता है, तो इन सब तुरंत नहीं खराब हो जाता, कई वर्षों तक चलता है, और कई वर्षों के चलने के कारण हम इस चीज को अस्थाई पूंजी के रूप में रखते हैं। यानी जो ज्यादा दिन चले, मतलब जो एक दिन में खराब ना हो, उसे हम अस्थाई पूंजी में रखते हैं। जैसे जनरेटर, टरबाइन कई वर्षों तक आप यूज कर सकते हैं, किसान हल कई वर्षों तक यूज करता है। और वही कच्चा माल, दूसरे रूप में कच्चा माल या नकदी मुद्रा, जैसे कि उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल या नगद कच्चा माल या नगद पैसे को ही कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कि जो
आपके पास अभी तुरंत है, वो आपका कच्चा माल हुआ जो आप किसी भी चीज को तुरंत उससे खरीद सकते हैं। जैसे आप मुद्रा तुरंत खरीद सकते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, तो उसके लिए मिट्टी जो है उस कार्यशील पूंजी है उसका, जो अभी मिट्टी कार्यशील पूंजी है। वहीं अगर बुनकरों सूती वस्त्र बुनता है, तो उसके लिए सूत सूत कच्चा माल की तरह सूत जो है नगद मुद्रा की तरह उसका काम करता है सूत। तो आपको मतलब जो बुनकरों के लिए उसका मशीन है वो अस्थाई पूंजी है। यानी आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, अगर बुनकरों अपना मशीन से बुन रहे हैं तो उसके लिए जो मशीन है वो अस्थाई पूंजी है। और वो सूत सूत जो है, सूत उसके लिए क्या है, सूत उसके लिए कच्चा माल या नगद मुद्रा की तरह ट्रीट करता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कार्यशील पूंजी और अस्थाई पूंजी। पूंजी भौतिक पूंजी दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। यहाँ पे एक और चौथी आवश्यकता होती है, यहाँ पे एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु, बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी की एक साथ योग बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। इसे मानव पूंजी कहते हैं। यानी आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे कोई चीज बुनकरों ने सूत से तैयार किया, कंबल उम्बल कुछ भी तैयार किया, तो अब वो तैयार किया तो वो ऐसे रखा थोड़ी ना रहेगा। यह कुम्हार ही तैयार किया कच्चा माल से, तो अब वो रखा थोड़ी ना रहेगा। अब उसे चौथी की आवश्यकता पड़ेगी, और वो चौथी मार्केट में जाएगा। तो मार्केट में अगर जाता है तो उसको कहीं पे भूमि चाहिए, अगर बड़े स्तर पे खोल रहा है तो उसे कोई श्रम चाहिए, फिर उसे भौतिक पूंजी भी चाहिए ताकि उसमें लागत लगाएगा, तभी तो उसे फिर बेच पाएगा और उसे फिर बेचने का कार्य करेगा। तो यहाँ पे चौथी आवश्यकता के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी एक साथ योग बनाने के लिए उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे मानव पूंजी कहते हैं। यहाँ पे उत्पादन, भूमि, श्रम और भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादक के कारक कहा जाता है। पालनपुर की कहानी से पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे इस अध्याय में। तो यहाँ पे आपको हम एक बार बोल देते हैं, जैसे कि कोई भी उत्पादक है, उत्पादकता यानी कोई भी उत्पादकता है, तो उसके लिए भूमि, पूंजी और संगठन की आवश्यकता होगी। उसके लिए जो भूमि देगा उसको किराया मिलेगा, और वहीं जो श्रम करेगा तो उसके लिए मजदूरी मिलेगा। वहीं अगर कोई पूंजी देता है, यानी कोई फैक्ट्री में पूंजी लगाता है, तो उसके लिए उसको ब्याज मिलेगा। वहीं अगर संगठन कोई करता है तो उसके लिए आपको लाभ मिलेगा। पालनपुर की खेती, पालनपुर की खेती, भूमि स्थिर खेती, यानी पालनपुर की अब खेती के बारे में। तो भूमि स्थिर है। पालनपुर की खेती उत्पादन के प्रमुख काम करने वाले में 75% लोग अपनी जीविका खेती पर निर्भर करती है। यानी 75% जो लोग हैं पालनपुर के, वो खेती पे निर्भर करते हैं। तभी तो यहाँ का मुख्य जो कार्य है वो खेती पे निर्भर कृषि ही है। किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, यानी वो किसान भी हो सकते हैं, या फिर खेतों में काम करते हैं तो वो कृषि श्रमिक भी हो सकते हैं। इन लोगों को हित में खेतों का उत्पादन, लोगों का हित खेतों के उत्पादन से जुड़ा है। इन लोगों का हित जो है खेतों का उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखें, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत इकाइयां हैं। खेती की उपयुक्तता, भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थित होता है, भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है।
यहाँ पे जो कृषि है की प्रयुक्त है, भूमि क्षेत्र वस्तुतः पूरे तरह से स्थिर होता है। पालनपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है। यानी जो बंजर भूमि था, जिसपे खेती करने योग्य नहीं था, फिर भी उसे कृषि योग्य में बदल दिया गया है। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे अब देखते हैं भूमि मापने की मापक इकाई। जो भूमि मापा जाता है उसका मापक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का जो मापा जाता है, जैसे आप लोग गांव में बीघा या गुइठा यादी जैसे क्षेत्र इकाई में भी किया जाता है। एक हेक्टेयर का मतलब 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? यानी आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं, या फिर जाके आप 100 मीटर वर्ग अगर आप कर देंगे तो वहां पे वो आपका 1 हेक्टेयर कहला जाता है। यहाँ पे अब बात करेंगे भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका। याद रखिए दोस्तों, अगर आपने हैशटैग जुड़ा रहा तो आप कि अगर वो बन गई ना तो आप किसी भी एग्जाम को कर सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी में लोग उब जाते हैं, लेकिन अगर जो उब नहीं जाते हैं तो कुछ कर गुजरते हैं। इसमें एकदम सरल सी बातें उठाई जाती है, ना कि एकदम एक बार आपको दिमाग पे ब्रेन पे लोड आएगा। इसलिए आप इस चैप्टर को आराम से पढ़ते रहें। तो यहाँ पे देखिए भूमि पैदावार करने की कोई तरीका है। यहाँ जिस प्रकार से फसल पैदा की जाती है, जैसे सुविधाओं उपलब्ध होते हैं, देखते हैं कि पालनपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव की तरह लगता है। यानी उत्तर प्रदेश के कोई पश्चिमी गांव की तरह इमेजिन कर रहा है। पालनपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। पालनपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। समस्त भूमि पर खेती किया जाता है। कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में हाँ यहाँ पे आप ये ध्यान दिया, बरसात के मौसम में खरीफ किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। यानी यहाँ पे जो ज्वार और बाजरा आपको दिख रहा है, यहाँ पे ज्वार और बाजरा ये आपका खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में खेतों में उगाया जाता है। सर्दी के मौसम में खेतों में उगाया जाता है। अगर जो देखिए सर्दी के मौसम में जो उगाया जाता है, सर्दी के मौसम में जो उगाया जाता है उसको हम रबी फसल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे रबी फसल, और रबी फसल क्या हुआ? गेहूं। यानी आपका जो रबी फसल हुआ गेहूं। उत्पादित में परिवारों को खाने के लिए शेष गेहूं किसान रायगंज के मंडी में बेच देते हैं। यानी किसान जो शेष रह जाता है, यानी आपको खाने के बाद जो बचता है वो किसान मंडी में बेच देते हैं। भूमि एक भाग में गन्ने की खेती होती है, जिसकी एक वर्ष में एक बार कटाई होती है। वर्ष में कटाई एक बार होता है गन्ना का। गन्ना अपने कच्चे माल के रूप में, गुड़ के रूप में शाहपुर और व्यापारियों को बेच देता है। गन्ना जो है शाहपुर व्यापारियों के पास बेच देता है। यानी शाहपुर जो आपका बड़े गांव की तरह आगे है, जहाँ पे मार्केट है, वहां पे जाकर बेच देता है। पालनपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं। 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं, क्योंकि सिंचाई की सुविधा भी विकसित व्यवस्था है। पालनपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। पालनपुर में है जो बिजली बहुत लग गई थी, उसका मुख्य प्रभाव सिंचाई की पद्धति बदल गई। अगर पालनपुर में बिजली नहीं आता तो से वहां
वहां सिंचाई का सामना करना पड़ता, लेकिन आ गया तो उसका पद्धति से सिंचाई में थोड़ा बहुत सरल हो गया, और जिसके कारण उसको किसान को कुएं से राहत मिला, और वहां से पानी छोटे छोटे खेतों से सिंचाई करते थे, लेकिन अब सीधे मोटर लगा के उन्होंने सिंचाई करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने देखा बिजली से चलाने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र, एक वर्ष में भूमि एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल कहते हैं। यानी अगर सिंचाई की जाती, प्रारंभ में नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसान अपने निजी नलकूपों प्रारंभ लगाने, प्रारंभ में जो नलकूप लगाया गया था वो सरकार के द्वारा लगाया गया था, सरकार के द्वारा लगाया गया था। फिर जल्द ही जो किसान था निजी नलकूप भी लगाना स्टार्ट किया गया था। 1970 के दशक के मध्य में 2000 हेक्टेयर पूरे जुते हुए क्षेत्र को सिंचाई होने, यानी 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र को सिंचाई होने लगा। यानी भारत के सभी गांवों में ऐसे उच्च स्तरीय सिंचाई व्यवस्था नहीं थी। नजदीकी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती थी। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में, दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में सिंचाई कम होती थी। देश में आज भी कुल कृषि का 40% सिंचाई क्षेत्र में होती है, यानी देश के कुल से 40% जो है कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है। हर एक जगह सिंचाई का सुविधा नहीं है, कहीं वर्षा पे भी निर्भर रहते हैं। एक वर्ष में भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल कहता है। जैसे कि आप एक वर्ष में कई फसल जैसे गेहूं, बाजरा, गन्ना, आलू अगर पैदा कर लेते हैं तो यह भूमि एक टुकड़े में उपज बढ़ाने के लिए सबसे सामान्य प्रणाली। पालनपुर के किसान, सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करते हैं। यानी जैसे अगर गेहूं किया तो बाजरा भी कर लिया, आलू भी कर लिया, यानी कोई भी 2 फसल आप कर लेते थे। कई किसान पिछले 15-20 सालों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करता है, यानी तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर लेता था। तो आज यहाँ पे एक बार आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो यहाँ पे 201 जुताई जो है 2013-14 में हुआ है। पालनपुर में फसलों के बारे में आपने जान चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं, इधर थोड़ा बहुत भरना है कि कौन सा फसल कब बोया जाता है, कौन सा फसल कब काटा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे बोने और कटाने की बात करेंगे तो जैसे आप गेहूं किस वर्ष बोते हैं, किस महीना में बोते हैं और किस महीना में काटते हैं। तो जैसे आपको खरीफ फसल है, आप एक खरीफ फसल में क्या आता है तो जैसे चावल, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, जूट, सोयाबीन, बादाम, ये जो है खरीफ फसल है। और खरीफ फसल जो है उसका बुआई आप जून से जुलाई में आप कर देंगे, यानी खरीफ फसल का बुआई जून से जुलाई में आप कर देंगे, और उसका कटाई जो है सितंबर से अक्टूबर में होगा। तो ये आप याद रखें, खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में खरीफ फसल की बुआई होती है, और वहीं कटाई की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर में उसका कटाई हो जाता है। खरीफ फसल में क्या क्या आता है तो चावल आता है, खरीफ फसल में मक्का आता है, खरीफ फसल में अरहर आता है, खरीफ फसल में ज्वार आता है, खरीफ फसल में बाजरा आता है, खरीफ फसल में मूंग आता है, खरीफ फसल में उड़द आता है, खरीफ फसल में जूट आता है, सोयाबीन आता है, बादाम आता है। इसका हम एक बार फिर से मतलब आपको नोट्स की तरह उसको रिवाइज करा देंगे। आपको अभी हम बुक रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपका बुक में क्या दिया हुआ है। वही रबी फसल, और रबी फसल की बात करें तो रबी फसल में क्या क्या आता है, गेहूं आता है, जौ आता है, मटर आता है, चना आता है, सरसों आता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों सब रबी फसल में आते हैं। रबी फसल की बुआई दिसंबर से अक्टूबर दिसंबर में आप रबी फसल की बुआई कर सकते हैं। वहीं रबी फसल की जो कटाई है अप्रैल से जून तक में आप कर सकते हैं। अप्रैल से जून तक में आप इसका कटाई कर सकते हैं।
इसका देखिए, रबी फसल जो ज्यादा मात्रा में उपजता है ना, जैसे पंजाब क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपजता है। वहीं अगर खरीफ फसल की बात करें तो असम, उड़ीसा, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे खरीफ फसल ज्यादा उपजता है। खरीफ फसल, ध्यान से सुनिए, खरीफ फसल कहाँ उपजता है? तो खरीफ फसल असम, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपजता है। वहीं रबी फसल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में ज्यादा उपजता है। वहीं एक और फसल होता है जो तीसरी फसल, उसको जायद फसल कहते हैं। जायद फसल में देखिए क्या आता है, मौसमी फल एवं सब्जियां के बीच में लगाया जाता है, जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब जायद फसल है। इसको मार्च और जुलाई में बुआई करते हैं और फिर रबी एवं फसल के बीच में इसका होता है, जो भी होता है। ये उत्तर पश्चिमी राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर जैसे जगहों पे होता है। तो आप यहाँ पे आज यहाँ पे देखिए कि आधुनिक सिंचाई, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बिजली चाहिए, सिंचाई के लिए आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे सिंचाई के लिए यहाँ पे इस जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए क्या जरूरत है? जैसे बांध से भी क्या आवश्यकता होती है, फिर खेतों में उर्वरक की छिटाई किया जाता है, कीटनाशक दिया जाता है। किस लिए? अधिक उपज वाले बीज को उपजाने के लिए। यांत्रिक यानी जुताई के लिए ट्रैक्टर का यूज होता है। ट्रैक्टरों में डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन चीजों के बारे में होता है। और अगले चैप्टर में हम आपको अगले मतलब क्लास में, ज्यादा बड़ा क्लास ना हो इसलिए अगले क्लास में हम हरित क्रांति का एक ही वीडियो में एकदम अच्छे तरीका से एनसीईआरटी का पूरा बुक रीडिंग करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।